हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं अपनी इस बैंकिंग सीरीज़ के वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है। ये बैंक के लिए एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का एक बिजनेस होता है। इसके अलावा जो मैंने अभी तक अपने इस बैंकिंग सीरीज़ में वीडियो अपलोड किए हैं उनको भी आप देखिए। और इसके अलावा उन 3 वीडियो और इस वीडियो के अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर जो बैंकिंग से रिलेटेड है, आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली उस विषय को लेकर अपना एक वीडियो ये विस्तृत वीडियो जारी करूँगा। और मेरे जो अन्य जो वीडियो जो मेरे बैंकिंग के सीरीज़ के अलावा हैं और जो बैंकिंग सीरीज़ में है उसको एक बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। मैंने कुछ ही समय में अपने सब्सक्राइबर की संख्या मतलब जो 1000 प्लस अचीव कर ली है। तो मैं अपने जितने भी साथी जिन्होंने मेरा मतलब जो चैनल सब्सक्राइब किया उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस से रिलेटेड है। ब्रॉडली अगर हम फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस की बात करें तो बैंकों को इससे फी पे इनकम का काफ़ी ज़्यादा एक रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा बैंक जो नॉन फीस बेस्ड इनकम या इंटरेस्ट इनकम भी इस तरह के ट्रांजेक्शन से जनरेट करता है। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को अगर हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करें तो रिटेल बिजनेस और कॉर्पोरेट बिजनेस लाइन से हमें इसमें इनकम जनरेट होती है। जो रिटेल सेगमेंट में जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस होता है उसके जो दो मेन सोर्स हैं वो एलआरएस होता है, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर फेमा। और दूसरा जो होता है वो अकाउंट रिलेटेड होता है, जिसमें एलआरएस में जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में $250,000 यानी कि $2.5 लाख तक का एक साल में रेमिटेंस कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया, जिसका कि पर्पस एक एलआरएस में डिफाइंड है। 10-12 पर्पस है उसके अंडर कोई भी इंडिविजुअल भारत से बाहर फॉरेन करेंसी भेज सकता है। और उसका पर्पस चाहे मेडिकल हो या एजुकेशन हो या कोई बिजनेस टूर हो, लीजर हो या आपको कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से करना है। उसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं जो कि फेमा में आपकी क्लियरली डिफाइंड की गई है एलआरएस के स्कीम के अंदर। इसके अलावा जो हमारे एनआरआईस बंधु हैं जो देश के बाहर विभिन्न जगह पे विभिन्न कंट्रीज में रह रहे हैं, वो भी इंडिया में रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो कि रेमिटेंसेस उनके एनआरआई अकाउंट में, चाहे वो एनआरओ हो या एनआरई हो या एफसीएनआरबी डिपॉजिट जो फॉरेन करेंसी का है। अभी एक हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चल रही है जिसमें कि उनको एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट एफसीएनआरबी डिपॉजिट पे दिया जा रहा है। वो भी एक उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स में जो कौन बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो है कॉर्पोरेट के द्वारा जो भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ब्रॉडली किए जाते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जिसमें कि किसी भी जो कॉर्पोरेट के या किसी भी एक एंटिटी के जो है बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आता है कि सपोज जो ये सिर्फ उसके जो है करंट रिसीवेबल्स और पेबल्स को ही इफेक्ट करते हैं। सपोज करो कोई एक्सपोर्टर है, उसने कोई गुड्स इंडिया से बाहर भेजे हैं, उसका जो पैसा उसको मिलता है वो एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरी में आता है। इसी तरह कोई इंपोर्टर अगर इंडिया में है, उसने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए हैं जो कि उसके बिजनेस से रिलेटेड उसके रॉ मटेरियल हैं, वो भी आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। क्योंकि इनमें जो जो भी पैसा या जो भी रेमिटेंसेस फॉरेन करेंसी में इंडिया में आती है, इंडिया से बाहर जाती है, वो उसकी बैलेंस शीट्स को ना हिट करके उसके पेनल अकाउंट के रिसीवेबल और पेबल अकाउंट में ही जाती है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को ब्रॉडली हम जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें जो है जो भी एंटिटी है, जो कॉर्पोरेट का जो बैलेंस शीट होती है उसमें उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसमें आपके जैसे आपके लोन्स हो गए, या कोई कॉर्पोरेट लोन लेता है फॉरेन करेंसी में, या वो कोई उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट ओवरसीज से आ रहा है, तो जब ओवरसीज से इन्वेस्टमेंट आता है तो डेफिनेटली उसकी लाइबिलिटीज़ में वो बैलेंस शीट में जाता है। तो उसके लिए उस तरह से उसकी बैलेंस शीट पे जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से उसकी बैलेंस शीट में एक इम्पैक्ट आता है। तो अगर वो कोई लोन किसी को दे रहा है फॉरेन करेंसी में, अगेन उसकी जो एसेट साइड में इंक्रीज आएगा। तो जो इस तरह जो उसका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का,
वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स उसके बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आते हैं, और जो ट्रांजेक्शन उसकी बैलेंस शीट को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं वो आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में जो है करेंसी जो है फुल्ली कन्वर्टेबल है। आप किसी भी एडी बैंक में जाके, जो अथोराइज डीलर बैंक होता है, उसके पास जाकर आप अपनी करेंसी के डिमांड कर सकते हैं, और जो आपकी करेंसी आपको आई उसको कन्वर्ट करके आप आईएनआर या कोई भी और करेंसी ले सकते हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में जो है आईएनआर अभी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शन्स में आप इजीली बैंक के थ्रू आप उस करेंसी को पे कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए उसमें स्पेसिफिक अप्रूवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फेमा के अंडर एडी बैंक को लेने पड़ते हैं। अब इसके अलावा जो एक जो करेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है सेटलमेंट के पर्पज से, वो आती है स्पॉट, कैश, टर्म एंड फॉरवर्ड्स। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ। जो स्पॉट ट्रांजेक्शन्स, अगर हम करेंसी के विषय में बात करते हैं कि ये करेंसी जो स्पॉट में सेटलमेंट होगी, इसका मतलब है कि जो करेंसी का जो एक्सचेंज होगा एक्चुअल जगह कि आपके अकाउंट में आईएनआर आएगा या आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, वो दो वर्किंग डेज के बाद मिलती है। ये 2 वर्किंग डेज मीन्स कि अगर हम यूएसडी की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क एंड मुंबई, ये दोनों सेंटर जो हैं दो दोनों उस दौरान खुले होने चाहिए जबकि हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने किसी मंथ के फर्स्ट डे में, सपोज मार्च फर्स्ट को हमने कोई ट्रांजेक्शन किया और हमने कोई करेंसी का ट्रांजेक्शन स्पॉट वैल्यू पे किया, तो इसका सेटलमेंट 3 मार्च को होगा, प्रोवाइडेड कि इसके बीच में कोई हॉलीडेज या सैटरडे संडे ना आ रहा हो। तो 3 वर्किंग आफ्टर 2 वर्किंग डेज स्पॉट ट्रांजेक्शन सेटल होते हैं। इसी प्रकार जो कैश के सेटलमेंट होते हैं वो सेम डे होते हैं, जिस दिन भी करेंसी खरीदी या बेची जाती है उसका एक्सचेंज हो जाता है इन कस्टमर और बैंक के अकाउंट में। इसी तरह जो टर्म को सेटलमेंट होता है वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे होता है। तो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन इस टर्म बेसिस पे करी है तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे, न्यूयॉर्क, अगर हम डॉलर की बात करें तो न्यूयॉर्क और मुंबई के नेक्स्ट डे वो आपको अगर दोनों सेंटर खुले हैं तो आपको नेक्स्ट डे करेंसी आपकी एक्सचेंज हो जाती है। इसी तरह अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो स्पॉट के बियॉन्ड, यानी कि 2 दिन के बाद जो भी सेटलमेंट किसी करेंसी में हो रहे हैं, यानी कि अगर हम 3 वर्किंग डेज आफ्टर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो वो सारे सेटलमेंट आपके फॉरवर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गया सेटलमेंट के जो के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो बैंकों में यूज़ होती है या आपके फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो काफ़ी डिस्कस होती है वो होता है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। इसको मैं इस प्रकार एक्सप्लेन करूँगा। डायरेक्ट कोट वहाँ उस उन करेंसी को बोलते हैं, वो ये कंट्री स्पेसिफिक होता है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो डायरेक्ट कोट का मतलब होगा कि जो करेंसी जो आपके डिनोमिनेटर में जाएगी वो लोकल करेंसी होगी, और जिसकी यूनिट के लिए हम बात करेंगे, सिंगल यूनिट ऑफ करेंसी की बात करेंगे, वो आपकी न्यूमिनेटर में जाएगी। इन केस ऑफ सपोज इन केस ऑफ यूएसडी, अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो यूएसडी का जो कोट इंटरनेशनली ट्रेड होता है वो यूएसडी आईएनआर होता है। यानी कि 1 यूनिट ऑफ यूएसडी के लिए हमको कितना आईएनआर देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो होता है कि जो आपका करेंसी जो डिनोमिनेटर में होती है या जो बेस करेंसी होती है वो आपकी फॉरेन करेंसी होती है, और जो करेंसी वेरिएबल होती है वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूएसडी आने का कोट एक डायरेक्ट कोट है। अगर इसी इसी को लेकर अगर हम यूएस का कोई सिटीजन है या यूएस में कोई बैठा है, उसको अगर ये हम कोट देंगे कि आपको पर डॉलर पे जो है 96 आईएनआर मिलेंगे, तो ये उसके लिए उस यूएस में ये इनडायरेक्ट कोड बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो उसकी यूनिट है वो आपकी लोकल फिक्स हो गई है, उसकी लोकल करेंसी में, और जो वेरिएबल करेंसी है वो उसकी ओवरसीज करेंसी है। इसके अलावा एक और मैं बताना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सली जो करेंसीज के जो कोड होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है यूएसडी जो रहता है वो आपका बेस करेंसी रहता है या उसकी यूनिट फिक्स रहती है। सिर्फ 4 करेंसीज मेजरली ऐसी हैं जिसमें कि जो है यूएसडी जो है वो वेरिएबल करेंसी के रूप में होता है। वो आपका 4 करेंसियाँ इस प्रकार से हैं। उसमें से जो नंबर 1 पे है वो है आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड डॉलर एनजीडी, तीसरी है आपकी यूरो, और चौथी है आपकी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो इन 4 करेंसीज को छोड़कर
सारी जो भी जितनी भी इंटरनेशनल करेंसी ट्रेड होती है उसमें यूएसडी बेस करेंसी रहता है, और जो अदर करेंसी रहती है वो उसकी वेरिएबल करेंसी रहती है। फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करूँगा। फर्दर मैं मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के जो अदर अदर एवेन्यूज़ हैं या जो अदर इसकी डिटेल्स है वो मैं कवर करूँगा। मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी और टॉपिक बैंकिंग से रिलेटेड आपको आपको जानना है, अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रमोशंस के आपका कोई के लिए एलिजिबल है, या आप अभी आपने कोई रिटन टेस्ट पास किया है किसी बैंक में का, और आपको इंटरव्यू में जाना है, और आपको किसी किसी एक टर्मिनोलॉजीज का या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस कमेंट के ऊपर आपको डेफिनेटली एक वीडियो बनाकर दूंगा। अदरवाइज मैं अगर वो बहुत छोटा कुछ क्वेश्चन हुआ तो मैं कमेंट में ही आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।